नमस्कार, KTV न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। ककरमत्ता हाईवे पर सरकारी बस की बैटरी में शॉर्ट सर्किट से लगी भीषण आग। रविवार की देर रात कांग्रेस नेता राहुल गांधी आए वाराणसी। शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने 80 घाट पर मनाया शौर्य दिवस। और दक्षिणी विधानसभा के मध्यमेश्वर मंडल में भाजपा द्वारा चलाया गया स्वच्छता अभियान। और अब खबरें विस्तार से। ककरमत्ता हाईवे पर सरकारी बस की बैटरी में शॉर्ट सर्किट से भीषण आग लग गई। मनवाडी थाना अंतर्गत ककरमत्ता हाईवे पर सरकारी बस में बैटरी में हुए शॉर्ट सर्किट से अचानक आग लग गई, जो कुछ ही पलों में विकराल रूप में तब्दील हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार कैंट से बस 52 यात्रियों को बैठाकर बैढ़न की ओर जा रही थी। शॉर्ट सर्किट की सूचना यात्रियों को बस ड्राइवर और कंडक्टर ने दिया, जिसके बाद यात्री सुरक्षित बस से उतर गए, परंतु बस में रखा हुआ उनका सारा सामान जलकर खाक हो गया। बस में आग लगने की सूचना पर यात्रियों में हड़कंप मच गया। बस ड्राइवर और कंडक्टर सहित अन्य प्रत्यक्षदर्शियों ने घटना की सूचना पुलिस व फायर ब्रिगेड को दिया। घटना की सूचना पाकर मौके पर 4 दमकल की गाड़ियां पहुंची तथा काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। फायर ब्रिगेड के सीईओ अनिमेश मिश्र ने बताया कि सूचना के तत्काल बाद हम लोग यहां पहुंचे हैं और आग पर काबू पा लिया गया है। वहीं बस ड्राइवर आकाश सिंह ने बताया कि जैसे ही हम लोगों को आशंका हुई कि गाड़ी में शॉर्ट सर्किट हो गया है, तो वैसे ही हम लोगों ने तत्काल गाड़ी किनारे कर यात्रियों को सुरक्षित निकाल दिया है। फिलहाल सभी यात्री सुरक्षित हैं। किस तरह का आग लगी और क्या है मामला? एक्चुअली बस आ रही थी, ओवरहीट हुआ होगा, बैटरी से इसमें लग गई है आग। गाड़ियां बुलाई लेकिन जाम होने के नाते गाड़ी फंस गई, आ गई है। हम सर कहाँ की बस? प्राइवेट तुमको लग रहा है ट्रैवलर है, जिसमें वो होगी। कोई हताहत तो नहीं? कोई हताहत नहीं। बस में कहाँ से बैठी हैं? बस में यहीं कैंट बस स्टैंड से बैठी। कहाँ जा रही थी यहाँ? उसके बाद हम जाते अब सिंगरौली। अच्छा, तो क्या क्या सामान था आपका? मेरा उसमें कान का था, गले का था, पैर का था, हाथ का था। सफर में हम कान पूरा खोल दिए थे कि अकेले जा रहे हैं तो दिक्कत होगी। 10 ठो साड़ी थी, 20,000 रुपये थे। बकाया कागज मेरा आधार कार्ड था और अन्य सामान बहुत सारी थी, उनके लिए नहीं बोल रहे। जा रही थी, मेरा डिप्लोमा डिग्री जल गया 3 साल का, और उसमें 2-3 बैग थी, एक बोरी, और सारे उसमें कागज पत्र डॉक्यूमेंट थे। तो घर कहाँ है आपका? पपनी ब्लॉक से। अजय जी, क्या हुआ? अभी जो सूचना मिली है, आप लोग देख भी रहे हैं, एक सरकारी बस में जो लोग बोल रहे हैं सरकारी बस है, जिसमें यात्री भरा हुआ था बस, उसमें अचानक आग लग गई। लेकिन ये सौभाग्य की बात है, बाबा काशी विश्वनाथ की नगरी में रहते हैं हम लोग, उसमें कोई हताहत नहीं हुआ है, लेकिन यात्रियों का सामान जल के राख हो गया। कितने यात्री थे लगभग सवार? लमसम 15 से 20 लोग आती यात्री थे। रविवार की देर रात कांग्रेस नेता राहुल गांधी वाराणसी आए। निजी दौरे पर रविवार की देर रात वाराणसी आए सांसद व कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी सोमवार सुबह दिल्ली के लिए रवाना हो गए। उनकी रवानगी से पहले बाबतपुर एयरपोर्ट पर जुटे कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी रविवार रात करीब 12 बजे प्रयागराज से वाराणसी पहुंचे। यहाँ मिंट हाउस स्थित एक होटल में उन्होंने रात्रि विश्राम किया। इस दौरान होटल के बाहर भी बड़ी संख्या में उनके समर्थक मौजूद रहे। चर्चा थी कि राहुल गांधी सोमवार सुबह विश्वनाथ धाम देखने जा सकते हैं, मगर वो होटल से सीधे एयरपोर्ट पहुंचे। करीब 6 बजे राहुल गांधी होटल से एयरपोर्ट के लिए निकले। राहुल गांधी के साथ जिले के कांग्रेस नेता भी मौजूद रहे। तो हम लोग से बाहर निकल के मुलाकात भी की और कार्यकर्ताओं का उत्साहवर्धन किया और कहा कि मजबूती से आप लोग डटे रहिए। ये गांधीवादी विचारधारा की लड़ाई अंतिम दौर में है और हम लोग की विजय होने जा रही है। संदेश देकर के यहाँ से गए हो और हम सब लोग आप देख रहे हैं, उनसे मुलाकात करने के बाद उत्साहित हैं और लगातार पूरी निष्ठा से काम करके उनके जो बताए हुए जो आज उन्होंने लक्ष्य हम लोग को दिया है कांग्रेस की सरकार बनाने का उत्तर प्रदेश में, उस लक्ष्य पे काम करेंगे दिन रात। शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने 80 घाट पर शौर्य दिवस मनाया।
शिवसेना महानगर प्रमुख धनंजय तिवारी के नेतृत्व में 80 घाट पर 6 दिसंबर को हवन पूजन करके शौर्य दिवस मनाया गया। शिव सैनिकों द्वारा ये भी प्रार्थना किया गया कि राम मंदिर सुचारू रूप से बनकर तैयार हो जाए, उसमें कोई भी विघ्न उत्पन्न न हो। इस कार्यक्रम में प्रमुख रूप से महानगर प्रमुख धनंजय तिवारी, उप महानगर प्रमुख प्रदीप पांडे, संतोष हरिनारायण, राज पांडे इत्यादि लोग उपस्थित रहे। धनंजय जी, किस तरह का कार्यक्रम आयोजित किया था, क्या था? से विगत वर्षों से हम लोग 6 दिसंबर को शौर्य दिवस मनाते चले आ रहे हैं। तो अब तो सौभाग्य की बात है कि मंदिर निर्माण हो रहा है, तो उसी की शुभेच्छा हम लोग आज भी हवन किए हैं, पूजा किए हैं, ताकि मंदिर सुचारू रूप से बन जाए, उसमें कोई विघ्न न आए। उसी के लिए हम लोग कहाँ पे पूजा किए हैं? किस हम लोग 80 घाट पे हवन करके और प्रार्थना किए हैं कि भगवान श्री राम का मंदिर सुचारू रूप से तैयार हो जाए, उसमें कोई विघ्न न आए। दक्षिणी विधानसभा के मध्यमेश्वर मंडल में भाजपा द्वारा स्वच्छता अभियान चलाया गया। उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री डॉक्टर नीलकंठ तिवारी ने सोमवार को दक्षिणी विधानसभा के मध्यमेश्वर मंडल में स्वच्छता अभियान चलाकर क्षेत्रीय जनता को जागरूक किया। उन्होंने इस अवसर पर कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी का जब भी काशी आगमन होता है, उसके पूर्व भारतीय जनता पार्टी के हजारों कार्यकर्ता अलग अलग जगहों पर अलग अलग क्षेत्रों में स्वच्छता का कार्यक्रम करते हैं। उसी क्रम में ये स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। ये कार्यक्रम हर वार्ड, हर सेक्टर व हर बूथ पर नियमित चलेगा। उन्होंने कहा कि इस अभियान का मुख्य उद्देश्य लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करना है। इस मौके पर महानगर मीडिया प्रभारी किशोर कुमार सेठ, मंडल अध्यक्ष संदीप चौरसिया, अभय यादव, तारकेश्वर गुप्ता, सचिन सिंह इत्यादि बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल रहे। माननीय प्रधानमंत्री जी का जब भी काशी आगमन होता है, उसके पूर्व भारतीय जनता पार्टी के हजारों कार्यकर्ता अलग अलग जगह पर अलग अलग क्षेत्रों में स्वच्छता का कार्यक्रम करते हैं। उसी क्रम में आज मध्यमेश्वर मंडल के हमारे सम्मानित अध्यक्ष संदीप चौरसिया जी और यहाँ पर दारानगर सेक्टर के कार्यकर्ता और वार्ड के कार्यकर्ता सभी लोग मिलकर के यहाँ पर आज स्वच्छता का कार्य कर रहे हैं। यह कार्यक्रम हर वार्ड में, हर सेक्टर पर, हर बूथ पर काशी में नियमित चल रहा है। जिला राइफल क्लब में एडीएम सिटी ने आगामी चुनाव के मद्देनजर बैठक की। 2022 के विधानसभा चुनाव के नजदीक आते ही जहां पार्टियां भी बैठक कर रणनीति बना रही हैं, तो वहीं सरकारी विभाग भी पीछे नहीं है। उसी क्रम में आज जिला राइफल क्लब में एडीएम सिटी गुलाबचंद की अध्यक्षता में विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही अधिकारियों के साथ बैठक कर रणनीति तैयार की गई। आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए हमारे जो सेक्टर मजिस्ट्रेट और जोनल मजिस्ट्रेट साहबान लगाए गए हैं, उनकी एक ब्रीफिंग थी और उनको जो क्षेत्र आवंटित किए गए हैं उसके बारे में उनको जानकारी दी गई। साथ ही साथ उनको निर्देशित किया गया कि अगले वो 3 दिन में अपने क्षेत्रों का भ्रमण कर लें, वहाँ बूथों का सत्यापन कर लें, उस बूथ पे जो न्यूनतम सेवाएं हैं, रैंप की व्यवस्था है, पेयजल की व्यवस्था है, शौचालय की व्यवस्था है, आने जाने का मार्ग है, ये सारे चीज़ों का वो भौतिक रूप से सत्यापन करके अपनी रिपोर्ट देंगे। और साथ ही साथ वहाँ के एरिया का जो है गहन तरीके से वाच करेंगे और वहाँ की जियोग्राफी और वहाँ की सामाजिक संरचना की भी छानबीन करेंगे। कहीं कोई ऐसी बात आती है तो वो उसको संज्ञान में डालेंगे। तो किस विभाग के लोग इस बैठक में? इसमें सभी विभाग के लोग शामिल थे। सेक्टर मजिस्ट्रेट साहबान सभी विभागों से लगाए गए हैं और उनके ऊपर जोनल अधिकारी लगाए गए हैं। जोनल मजिस्ट्रेट साहबान कुल 252 हमारे सेक्टर हैं और 28 हमारे जोनल मजिस्ट्रेट हैं। इन लोगों की आज प्रशिक्षण दिया गया। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का 66वां परिनिर्वाण दिवस मनाया गया। बीएचयू में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति ओबीसी आयोजन समिति द्वारा संविधान शिल्पी बाबा साहेब का 66वां परिनिर्वाण दिवस संबोधि सभागार सामाजिक विज्ञान में मनाया गया, जिसमें सर्वप्रथम बाबा साहेब को पुष्पांजलि और कार्यक्रम की औपचारिक शुरुआत राम धीरज और उनके साथियों के द्वारा बुद्ध वंदना से किया गया। इसी कड़ी में शोध छात्र विहाग वैभव ने दलितों, सामाजिक और सांस्कृतिक स्थिति को अपनी कविता के माध्यम से बयां किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे डॉक्टर नागेंद्र ने कहा कि बाबा साहेब के विचारों को अपनाकर ही हम सामाजिक दशा और दिशा बदल सकते हैं। कार्यक्रम का संचालन शोध छात्रा रेखा विजयता ने किया। इस दौरान महेश कुमार, सूर्यमणि गौतम, चंचल कुमार इत्यादि लोग उपस्थित रहे। ये कार्यक्रम जो हर साल होता है 6 दिसंबर होता
बाबा साहब के महापरिनिर्वाण दिवस में। और ये कार्यक्रम हम यूनिवर्सिटी में हर साल मनाते हैं और ये पूरा कार्यक्रम ये सिर्फ यूनिवर्सिटी या कॉलेज में नहीं पूरा देश में मनाता है। और बाबा साहब कितने बड़े फिनोमिना है पूरा देश जानता है, पूरी दुनिया जानती है। और सिर्फ देश ही नहीं पूरी दुनिया में आज उनके परिनिर्वाण को उनको याद किया जा रहा है, उन्हें श्रद्धांजलि दी जा रही है। उसी प्लस में हम आज छोटा सा कार्यक्रम यहाँ मोदी सभागार सोशल फैकल्टी में हमने रखा है। छात्रों को टीचरों को इकट्ठा करके और सभी छात्र और छात्राएँ यहाँ पे मौजूद हैं और अपना जो एक्सपीरियंस होता है अपनी कुछ बातें शेयर करती हैं और बाबा साहब को याद करके अपने जीवन में उनकी शिक्षा को और उनके जो उनका संघर्ष है उसको अपने जीवन में उतारते हैं और उनके सीख लेकर यहाँ से कुछ न कुछ बाहर जाते हैं। इसी कड़ी में अंबेडकर पार्क में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का परिनिर्वाण दिवस मनाया गया। इस अवसर पर सभी ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उन्हें याद किया। आज बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का 65वां परिनिर्वाण दिवस है। हम सब लोग ही नहीं बल्कि भारत सहित पूरी दुनिया के लोग बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को श्रद्धांजलि दे रहे हैं और वही श्रद्धांजलि का कार्यक्रम आज इस अंबेडकर स्मारक पर आयोजित है। कितने इनके आज बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के परिनिर्वाण के 65 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। उसे 65 वर्ष के बाद कई बार उसकी व्याख्या करने में कुछ लोगों को दिक्कत होती है। वो प्रथम मृत्यु को पहला मानते हैं, कोई कहता है साल भर बीत जाएगा तो पहला मानेंगे। तो हम इस विवाद में नहीं पड़ना चाहते। वो 66वां परिनिर्वाण दिवस है आज बाबा साहब का और वही श्रद्धांजलि का कार्यक्रम यहाँ आयोजित है। दी बनारस बार एसोसिएशन के चुनाव हेतु नामांकन प्रक्रिया सकुशल संपन्न हुई। दी बनारस बार एसोसिएशन का चुनाव 15 दिसंबर को होना है, तो वहीं आज बनारस बार में नामांकन की प्रक्रिया सुबह 10 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक चली। इस दौरान कई प्रत्याशियों ने अपने समर्थकों के साथ रैलियां निकालकर नामांकन दाखिल कराया। इस वर्ष 2021 में 2022 के जो चुनाव वार्षिक चुनाव ऐतिहासिक बार एसोसिएशन का हो रहा है, ये जो हमारा बार एसोसिएशन है इसका बहुत ही गरिमामय इतिहास रहा है। हमारा बार एसोसिएशन 175 साल पूरा कर चुका है। इस वक्त हमारे बार एसोसिएशन का 181वां स्थापना वर्ष चल रहा है। सोच लीजिए कितना ऐतिहासिक बार है, आजादी से पहले स्थापित हुआ है। इस बार के अध्यक्ष पद के लिए मैं अपना कैंडिडेचर अभी 2 बजे के बाद दाखिल करूंगा और बार की जो समस्याएं हैं उनके लिए जो बार का विस्तारीकरण है, जो बनारस क्लब ने अवैध कब्जा किया हुआ है लाइब्रेरी की जमीन पे, रोड की जमीन पे, उसकी लड़ाई लड़ूंगा। जो अवैध जो रास्ते का जो समस्या है, आने जाने की समस्या है, स्टैंड जो है प्रॉपर नहीं है, गाड़ी रखने का जगह नहीं है, तमाम जो न्यायिक भ्रष्टाचार है, चारों तरफ जो चाहे कलेक्ट्रेट कह लीजिए, चाहे एग्जीक्यूटिव अफसर हो, चाहे जुडिशियल अफसर हो, वो अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं कर रहे हैं। उनको कर्तव्यों के निर्वहन के लिए एकदम मजबूर कर देने के लिए और जो कचहरी में साफ सफाई आप देख लीजिए एकदम नरक बचा हुआ है। कचहरी में कहीं भी चौकियों के नीचे एकदम गंदा फैला हुआ है। और हम एक चीज और बता दें कि कचहरी के विस्थापन के हम खिलाफ हैं, कचहरी विस्तारीकरण के हम पक्ष में हैं। और कमिश्नर में जो 12 तल्ला, 14 तल्ला, 15 तल्ला जो बिल्डिंग बन रही है उसके लिए हम लड़ाई लड़ेंगे कि उसमें वकीलों को स्थान मिले, वो सिर्फ एग्जीक्यूटिव का जगह बन के न रह जाए। ये लड़ाई हम लड़ेंगे और उसी लड़ाई लड़ने के लिए और अपने अधिवक्ताओं की जायज मांगों के लिए बहुत सी समस्याएं हैं, उन सभी समस्याओं को ध्यान में रखा जाएगा। मैं बता दूं, मैं रत्नेश्वर कुमार पांडे एडवोकेट एशिया के सबसे प्राचीनतम बार एसोसिएशन दी बनारस बार एसोसिएशन के महामंत्री पद के लिए आज नामांकन कर रहा हूँ। हमारे बार का एक गौरवशाली इतिहास रहा है। सबसे पहले तो उसके गौरव को और उसकी जो छोड़ रखना है और अधिवक्ता बंधुओं को उनके हर मूलभूत सुविधाओं से अवगत कराना है और उनको प्रदान करना है। यही क्या मुद्दे क्या होंगे आपके चुनाव लड़ने के? हमारे मुद्दे हैं कि हमारा जो कैंपस हो वो वाईफाई फ्री हो और उसमें की लाइब्रेरी की व्यवस्था हो, न्यायिक प्रणाली और न्यायिक कार्य सुचारू ढंग से संपादित हो, बार और बेंच के बीच सामंजस्य हो, वादकारियों और अधिवक्ताओं को किसी प्रकार की कोई असुविधा न हो, इत्यादि तमाम जो है हमारी मांगे हैं और तमाम हमारी मुद्दे हैं जिन पे हमें काम करना है। चुनाव कब है आपका? 15 दिसंबर 2021 को चुनाव है और 16 दिसंबर को मतगणना। बाबरी मस्जिद घटना के दिन को मुस्लिम इलाकों की दुकानें बंद कर काला दिवस के रूप में मनाया गया।
6 दिसंबर 1992 में अयोध्या में हुए बाबरी मस्जिद घटना को लेकर वाराणसी में मुस्लिम बहुल क्षेत्र की दुकानें बंद रहीं। लोगों ने अपना विरोध प्रकट कर इस दिन को काला दिवस के रूप में मनाया। इस दौरान नई सड़क कपड़ा मंडी से लेकर दाल मंडी हड़हासराय तक की दुकानें पूरी तरह बंद रहीं। राहत अली ने बताया कि हम लोग मस्जिद में नमाज अदा कर अल्लाह से दुआ करते हैं अपने हक के लिए, इसी कारण आज बंदी करके हम लोग काला दिवस शांति से मना रहे हैं। राहत अली जी, किस तरह की बंदी आज आप लोग कर रहे हैं? ये हम लोग 6 दिसंबर की बंदी कर रहे हैं। हमारी मस्जिद शहीद हुई, उसके वजह से ये दुकानें बंद रहती हैं। तो क्या सिर्फ कपड़ा मंडी ही बंद रहती है कि नगर की सारी दुकानें बंद? नहीं, नगर की सारी दुकानें ने कपड़ा मंडी, दाल मंडी, हड़ासरा ये बंद रहती है। सारी दुकानें बंद रहती हैं? जी जी। क्या उद्देश्य होता है इसको बंद करने का? बस ये अल्लाह से कहते हैं, अपने हुकूमत से नहीं बल्कि अपने अल्लाह से कहते हैं कि हमारी चीज़ हमको वापस मिल जाए। बस इसी के गम में मतलब सारी दुकानें बस इसी के गम में। और कोई इसका ना कुछ नहीं, ना कोई जुलूस, ना कोई झंडा, ना कुछ। बस मस्जिद में हम लोग प्रोग्राम करते हैं और कुछ नहीं। और दुकानें बंद करके विरोध करते हैं? बस विरोध कुछ सरकार से नहीं, अपने अल्लाह से करते हैं। बाबू जी, आज वाराणसी में काशी में सड़क मंडी कपड़ा मार्केट जो कि पूर्वांचल की बड़ी बड़ी मार्केट ये मानी जाती है, जी हाँ, सराय भी आती है, जी हाँ। आज ये सारी दुकानें बंद है और आज किस वजह से बंद है और क्यों बंद किया जाता है? ऐसा है कि 1992 में हमारी बाबरी मस्जिद जब से शहीद हुई है, उसके बाद से लगातार अब तक 29 साल हो गया बंदी होती चली आ रही, उसी के शौक में जी। हम लोग के लिए समझ लिए काला दिवस है। झंडा नहीं दिखा रहे हैं काला, मगर काला दिवस हम लोगों के लिए है, इसीलिए हम लोग बंद रखते हैं। इसका मेन जो उद्देश्य होता है, क्या मेन उद्देश्य होता है? वही बाबरी मस्जिद को लेके उसका गम मनाते हैं। और क्या, तो आज जो दुकानें बंद रहती हैं, ये परंपरा जो चली आ रही है बाबरी मस्जिद शहीद होने के बाद, जैसा आपका कहना है, जी हाँ, ये परंपरा चलते हुए आज कितने वर्ष हो गए? 29 साल हो गए। 1992 से 2021 29 साल हो गए। सभी समाज के लोग यहाँ पे बंद रखते हैं दुकानें की, सिर्फ मुस्लिम समाज? नहीं, इसमें यहाँ दाल मंडी से लेके चौक तक में बहुत से हिंदू की भी दुकान है और लोगों की भी है, सभी बंद रखते हैं। इसलिए जब ये मंडी बंद होती है तो सब लोग साथ में है। इसी कपड़ा मार्केट में कई तो हिंदू की दुकान है, मगर देखिए सब बंद है। जी, आपकी बात करते हैं, जैसे कि वाराणसी काशी नगरी को कहा जाता है गंगा जमुना तहजीब से जानी जाती है, जी हाँ, इसी वजह से हम जानना चाहते थे कि क्या गंगा जमुना तहजीब आज भी काशी में है? बिल्कुल है, वो तो बरकरार रहेगी। गंगा जमुना तहजीब जो है वो हमेशा बरकरार रहेगी। काशी विश्वनाथ धाम में आयोजित कार्यक्रम के मद्देनजर जोरों शोरों से तैयारियां चल रही हैं। काशी विश्वनाथ धाम में वीवीआईपी कार्यक्रम के दृष्टिगत सुरक्षा योजना एवं प्लानिंग पर भ्रमण कर अधिकारियों को ब्रीफ किया गया। इसके बाद राजघाट का निरीक्षण किया गया। आपको बता दें कि आगामी 13 दिसंबर के कार्यक्रम को सकुशल संपन्न कराने के लिए ये कवायद की जा रही है। इसी कड़ी में कोतवाली थाना क्षेत्र के हर तीरथ चौराहे से डीसीपी काशी जोन के साथ में कोतवाली थाना अध्यक्ष ब्रजेश सिंह सहित अन्य चौकी इंचार्ज ने रूट मार्च किया और सभी व्यवस्थाओं का जायजा लिया। चौकाघाट स्थित अर्बन हाट में गांधी शिल्प बाजार का आयोजन किया गया। विकास आयुक्त हस्तशिल्प वस्त्र मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रायोजित एवं मेसर्स ग्रामीण विकास सेवा संस्थान बस्ती द्वारा 10 दिवसीय गांधी शिल्प बाजार का चौकाघाट स्थित सांस्कृतिक संकुल अर्बन हाट में आयोजन किया गया। 10 दिवसीय शिल्प मेले में 100 स्टॉलों को प्रतिस्थापित किया गया है। इस दौरान आयोजकों ने बताया कि इस तरह के आयोजनों ने हस्तशिल्पियों को अपने उत्पादों को बिक्री हेतु एक प्लेटफॉर्म दिलाने की सार्थकता के साथ ही देश की संस्कृति को एक सूत्र में पिरोने का कार्य किया है। मेले में वाराणसी, सिलीगुड़ी, रांची, कानपुर, भदोही, राजस्थान समेत भारत के अन्य जिलों और राज्यों से हस्तशिल्पी अपनी वस्तुएं और उत्पाद लेकर आए हैं और उनकी बिक्री कर रहे हैं। वहीं इस दौरान बड़ी संख्या में ग्राहकों ने पहुंचकर जमकर खरीदारी की। यहाँ कला संकुल में ये एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज करी गई है। काफ़ी विभिन्न जगह के स्टॉल्स लगे हैं, अच्छा कलेक्शन है। लोगों को आके यहाँ पे देखना चाहिए। स्थानीय बुनकरों की जो कला है उसको अप्रिशिएट करने का एक अच्छा मौका है और आप लोगों ने भी बहुत अच्छा सहयोग यहाँ पर करा है। सरफराज जी की द्वारा हमारे जो विभिन्न स्टेट्स हैं उनके भी कारीगर यहाँ पर मौजूद हैं। अच्छी है, एक बार सभी को विजिट करना चाहिए। देवी प्रसाद जी, ये किस तरह का मेला है और क्या क्या इसमें फैसिलिटी दे रहे हैं आप? देखिए, ये भारत सरकार वस्त्र मंत्रालय के अधीन कार्यालय विकास आयुक्त हस्तशिल्प जो पूरे भारत के हस्तशिल्पियों के लिए कार्य करता है, जिसमें विभिन्न प्रकार के लोग अपने हाथों से कलाकृतियों को बनाते हैं, जिन्हें एक जगह चूँकि जहाँ बनता है वहाँ पे उसका ज़्यादा
डिमांड नहीं हो पाता, तो पूरे भारत के अच्छे कलाओं का एक प्लेटफॉर्म पर प्रदर्शन के लिए यहाँ गांधी शिल्प बाजार के रूप में ये लगाया गया, जिसका कल 4 दिसंबर को माननीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार श्री नीलकंठ तिवारी जी ने उद्घाटन किया है। वस्त्र मंत्रालय भारत सरकार के हमारे क्षेत्रीय निदेशक सहित सारे अधिकारी यहाँ मौजूद रहे हैं। उनकी गरिमा में उपस्थिति में इसका शुभारंभ किया गया। ये आगामी 13 दिसंबर तक चलाया जाना है, जिसमें वाराणसी में और सुदूर जनपदों से आने वाले उपभोक्ताओं को पूरे भारत के कलाकृतियों से परिचय होने, उसे अपने ज़रूरत के अनुसार खरीदारी करने एवं कलाकृतियों को किस प्रकार से आगे हम संवर्धन करें, इसके बारे में एक अच्छी प्रेरणादायक ये गांधी शिल्प बाजार साबित होगा, ऐसी हमारी उम्मीद। क्या इस मेले में क्या लोगों को मिलेगा और कितने बजे से कितने बजे तक ये चल रहा है? देखिए, मेला प्रातः 9 बजे से रात्रि 9 बजे तक है और जो हमारे हस्तशिल्पी पूरे भारत के सभी लगभग मैक्सिमम प्रांतों से आए हुए हैं, नागालैंड से लेके सिक्किम, मिजोरम, मेघालय, पश्चिम बंगाल, बहुत दूर दूर से आए हैं, जम्मू कश्मीर, जो सारे शिल्पी आए हैं उनको भारत सरकार मानक के अनुरूप उनको यात्रा भत्ता, उनको दैनिक भत्ता, उनको माल ढोने का भी पारिश्रमिक देगा और जो भी वो अपना बिक्री करेंगे वो सबका लाभ उनको मिलेगा। उन्हें किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं देना। काशी वासियों को क्या क्या यहाँ पर उपलब्ध है जो कि जिससे काशी तो अपने आप में एक बहुत बड़ा हस्त कला का संगम है। अपने आप में भारत में जितनी कलाएं हैं उससे हमें लगता है कि 50% अकेले काशी में समाहित है। जहाँ तक काशी के गौरव की बात है कि पूरे भारत की जो कला है वो काशी में एक स्थान पर एकत्रित है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा अनूठा संगम है हस्तशिल्पियों के लिए, जो काशी वासियों के लिए भी एक गौरव की बात है। निश्चित रूप से ये सुखद क्षण है कि पूरे भारत में क्या बनता है, कैसे बनता है, क्या होता है, इसके बारे में हम सभी एक जगह आकर देख सकते हैं और अपने ज़रूरत के अनुसार खरीदारी कर सकते हैं। मुख्य रूप से क्या ऐसा नया चीज़ है जो लोग आकर्षक क्या केंद्र में? मैं हस्तकला के दृष्टिकोण से देखूंगा तो सारे चीज़ मुख्य हैं। जो हाथ की कलाकृतियाँ हैं वो अपने आप में सभी मनमोहक होती हैं। जिस भी प्रकार के सामान आप देखेंगे, अगर मशीनी युग को दिमाग से हटा के सोचेंगे तो सभी अपने आप में एक नायाब कलाकृति होगी। सब एक से एक महत्वपूर्ण है, चाहे वो हमारी एम्ब्रॉयडरी की चीज़ें हों, चाहे लकड़ी की चीज़ें हों, चाहे पत्थर की चीज़ें हों, चाहे वो मेटल की चीज़ें हों, चाहे केन बम्बू की चीज़ें हों, सारा अपने आप में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। हस्तकला अपने आप में खुद एक अनूठा मिसाल है जो भारत की काशी वासियों को क्या संदेश देंगे? काशी वासियों से हम चाहेंगे कि वो आएँ और इन भारत के जितने हस्तशिल्पी यहाँ आएँ उनका मनोबल बढ़ाएं, उनके जो उत्पाद हैं उसके बारे में उनसे जानकारी प्राप्त करें, साथ ही साथ उसके संवर्धन के लिए उनका मनोबल बढ़ाएं, उनके आर्थिक उन्नयन के लिए उनके सामानों की खरीदारी कर उनका भविष्य उज्जवल बनाएं। ऐसी हमारी कामना है काशी वासियों से। नमामि गंगे द्वारा शिवार्चन यात्रा निकाली गई। त्रैलोक्य नारी काशी के पुराधिपति बाबा श्री काशी विश्वनाथ का दरबार भव्य कॉरिडोर के रूप में अपने लोकार्पण को तैयार है। कॉरिडोर के लोकार्पण से पूर्व संपूर्ण काशी में उत्सव सा माहौल हो चुका है। इसी परिप्रेक्ष्य में दिव्य काशी भव्य काशी आयोजन के अंतर्गत नमामि गंगे के सदस्यों ने दशाश्वमेध घाट माता शीतला मंदिर से विश्वनाथ मंदिर तक शिवार्चन यात्रा निकाली। नमामि गंगे काशी क्षेत्र के संयोजक राजेश शुक्ला की अगुवाई में बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिकों ने भी भाग लिया। नमामि गंगे के सदस्य भगवान शिव शंकर के प्रतिरूप संग ढोलक झांझ मजीरे के ताल पर ओम नमः शिवाय हर हर महादेव का मार्ग पर्यंत कीर्तन करते चल रहे थे। विश्वनाथ दरबार के नए कलेवर के स्वागत में शिव भक्तों के खासा उत्साह से काशी के कंकड़ कंकड़ में शंकर होने का सुखद एहसास हर किसी ने किया। संयोजक राजेश शुक्ला ने बताया कि श्री काशी विश्वनाथ धाम का लोकार्पण काशी के लिए अभूतपूर्व आयोजन है। आयोजन में प्रमुख रूप से काशी क्षेत्र के संयोजक राजेश शुक्ला, महानगर संयोजक शिवदत्त द्विवेदी, महानगर सह संयोजक शिवम अग्रहरी, रामप्रकाश जायसवाल, सत्यम जायसवाल इत्यादि लोग उपस्थित रहे। यह सबको विदित है कि आगामी 13 दिसंबर को आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से विश्वनाथ कॉरिडोर का लोकार्पण होने जा रहा है और दिव्य काशी भव्य काशी योजना के तहत आयोजन के तहत हम नमामि गंगे के सदस्यों ने आज
इस पौराणिक शीतला मंदिर के प्रांगण से दशाश्वमेध घाट से श्री काशी विश्वनाथ धाम तक एक आध्यात्मिकता से ओतप्रोत यात्रा शिवार्चन के रूप में निकाल रहे हैं, जो विभिन्न सड़कों से होते हुए विश्वनाथ मंदिर तक जा रही है। और हम लोग ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ गंगे का उच्चारण करते हुए, सबको भक्तिमय बनाते हुए और सबसे यह आग्रह करते हुए कि इस आयोजन में पूरी काशीवासी को जुटना चाहिए। यह हमारी काशी का आयोजन है। यह लोकार्पण श्री काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का है और करीब 350 वर्ष बाद महारानी अहिल्याबाई होलकर के पश्चात हमारी काशी के सांसद, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से यह भव्य आयोजन होने जा रहा है। हम निवेदन करते हैं काशी वासियों से कि इस भव्य आयोजन में हम पूरा सहयोग करें और पूरे बनारस को आगामी सप्ताह में शिवमय कर दे। कमच्छा स्थित बाबा बटुक भैरव मंदिर में भजन संध्या आयोजित हुई। काशी विश्वनाथ यात्रा को लेकर जगह जगह चल रहे मंदिरों में भजन कीर्तन को देखते हुए रविवार को कमच्छा स्थित बटुक भैरव मंदिर में भी नामचीन कलाकारों ने अपने अपने भजनों की प्रस्तुति से सभी का मन मोह लिया। भजन गायक पुनीत ने बताया कि बाबा के दरबार में भजन गाने का जो मौका दिया गया, सरकार को उसके लिए धन्यवाद देता हूँ। इस दौरान बड़ी संख्या में भक्तों ने मंदिर पहुंचकर बाबा का दर्शन पूजन किया व भजनों का आनंद लिया। तेल सिंदूर चढ़ाई के बाबा भैरव लिया काशीपुर कोतवाल जल थल फिरो मसान में बाबा संग जोगन बिगड़ा पीएम व सीएम आगमन के मद्देनजर 80 घाट पर जमा सिल्ट को हटाया जा रहा है। प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री का आगमन वाराणसी में होने वाला है, जिसको लेकर शासन व जिला प्रशासन सहित नगर निगम सक्रिय हो गया है तथा जगह जगह कार्य को तेजी से पूर्ण कराया जा रहा है। इसी क्रम में 80 घाट पर गंगा में आए बाढ़ से जमे सिल्ट को नगर निगम साफ करने की कवायद में लगी हुई है। वह स्थानीय नागरिक का कहना है कि बाढ़ के बाद घाट पर काफी सिल्ट जमा हो जाता है, जिसको काफी सालों से हटाया नहीं जा रहा था, परंतु मुख्यमंत्री व प्रधानमंत्री का आगमन वाराणसी में हो रहा है, जिसके मद्देनजर 80 घाट पर जमा सिल्ट को हटाया जा रहा है। किस तरह का सफाई चल रही है और घाटों पे और क्या ये है? देखिए, बाढ़ आने के बाद में अब के साल चूँकि बाढ़ के कारण मिट्टी बहुत ज़्यादा आई हुई थी, तो सफाई कार्य तो पहले से ही लगा हुआ था। चूँकि हाँ, ये है कि भाई मोदी जी और योगी जी जब हम यहाँ काशी में आ रहे हैं और इन घाटों के दौरे पे वो आएंगे, तो इस सफाई कार्य में मतलब एकदम बहुत तेज़ी आ गई है। तो कोशिश है यही कि भाई उनके आने से पहले तो सारे के सारे मिट्टी हैं वो साफ़ हो जाए घाटों के। तो पहले कितने पंप लगाए गए थे और क्या कुछ संख्या बढ़ाई गई है? जी हाँ, पहले मुझे लगता है करीब 7 से 8 पंप थे, चूँकि इस समय पंपों की संख्या 20 के आसपास है, क्योंकि 13 तारीख को प्रधानमंत्री जी और मोदी जी आ रहे हैं, योगी जी आ रहे हैं, तो उससे पहले ही हम लोग की कोशिश है सब ये घाटी की पूरी सफाई हो जाए। इको स्किल्ड गंगा मित्र सुपर एक्सप्रेस टीम द्वारा विशेष स्वच्छता अभियान चलाया गया। 80 घाट के दूसरे छोर पे इको स्किल्ड गंगा मित्र सुपर एक्सप्रेस टीम द्वारा विशेष स्वच्छता अभियान चलाया गया, जिसमें लगभग 2 क्विंटल अपशिष्ट पदार्थ निकालकर उसका निस्तारण किया गया। स्वच्छता अभियान के दौरान पहले से कहीं ज्यादा सफाई दिख रही थी। गंगा मित्र रामविलास गुप्ता ने घाट के दूसरे छोर पर घूमने आए पर्यटकों को गंगा संरक्षण हेतु जागरूक किया। इस मौके पर ऋषभ सिंह, कमलेश, शिवम पांडे, सक्षम तिवारी इत्यादि गंगा मित्र मौजूद रहे।
किस तरह का आज कार्यक्रम किया और क्या था? जैसा कि हमारी टीम लगातार 3 वर्षों से जल संरक्षण, गंगा संरक्षण, पर्यावरण जागरूकता पे काम करती आ रही है और आज हम लोग अस्सी घाट के दूसरे छोर पे, जो कि बाढ़ के समय जो वहाँ प्लास्टिक रैपर इत्यादि आ चुके थे, अब जो वहाँ पे सूखा पड़ गया है, बालू आ गए, रेत आ गए, जो पर्यटक घूमने आते हैं वहाँ पे रैपर, प्लास्टिक, बोतल इत्यादि पड़े। हम लोगों ने इकट्ठा किया, कम से कम 2 क्विंटल से ज़्यादा हम लोगों ने प्लास्टिक रैपर इत्यादि इकट्ठा किया और लोगों को जागरूक भी किया कि जब यहाँ नदी किनारे घूमने आते हैं, घूमिए सही सीखे, लेकिन अपने साथ ये प्लास्टिक रैपर साथ ले जाकर कूड़ेदान में रखिए। और दुकानदारों को भी जागरूक किया, क्योंकि वहाँ दुकानदार आ रहे हैं जो खाने पीने सामान बेच रहे हैं, उनको भी कहा कि जो भी प्लास्टिक दिखता है इसको डस्टबिन में रख के कूड़ेदान में रखिए। और हमारी टीम लगातार डॉल्फिन बचाव के लिए भी काम लोग करते रहते हैं, लोग जागरूक भी करते रहते हैं। और देशवासियों से निवेदन है, जब भी कहीं भी जाएँ आप नदी किनारे, तो वहाँ पर स्वच्छता बना करके, क्योंकि नदी गंगा एक नदी नहीं, हमारी माँ है और हमारे परम कर्तव्य बनता है कि हम इसे स्वच्छ रखें। जय माँ गंगे, नमामि गंगे, हर हर गंगे, जय हिंद, जय भारत। सारनाथ स्थित जीवन ज्योति संस्थान में विश्व दिव्यांग दिवस का आयोजन हुआ। सारनाथ स्थित जीवन ज्योति संस्थान में विश्व दिव्यांग दिवस का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस अवसर पर संस्था के दृष्टिहीन बालिकाओं द्वारा ग्रामीण परिवेश से आए सभी दिव्यांग जनों का स्वागत किया गया। इस अवसर पर बच्चों द्वारा एक से बढ़कर एक कार्यक्रम की प्रस्तुति की गई। कार्यक्रम का संचालन दृष्टिहीन छात्रा आफरीन ने किया। स्वागत मुकेश नारायण एवं धन्यवाद हीरालाल ने दिया। कार्यक्रम में संस्था के शिक्षक शिक्षिकाएं उपस्थित रहे। यह जीवन ज्योति संस्थान परिवार में यह दिव्यांगों के लिए एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। यह सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस सांस्कृतिक कार्यक्रम में हमारे विद्यालय के छात्राओं ने लघु नाटिका, नृत्य, संगीत प्रस्तुत किया और हमारे संस्था के द्वारा ग्रामीण परिवेश में समुदाय आधारित पुनर्वास परियोजना का संचालन किया जाता है, जिसमें के तहत ग्रामीण परिवेश से आए हुए दिव्यांग जनों के लिए हम एक कार्यक्रम करते हैं और उनको उपहार स्वरूप हम भेंट भी देते हैं, उनको खाना खिलाते हैं और उनके शिक्षण, प्रशिक्षण, पुनर्वास पर हम कार्य करते हैं। इस तहत आज ये कार्यक्रम का आयोजन किया। इस सभा में लगभग 270 दिव्यांग व्यक्ति उपस्थित थे और अन्य स्कूलों के बच्चे भी आए थे। यह हमारे संस्था की जो फाउंडर सिस्टर आयरन गोंसाल्वेस हैं, उनकी परिकल्पना रही कि यह संस्था एक समावेशित के रूप में समाज का निर्माण करे, जिसमें सकलांग और दिव्यांग एक साथ जीवन यापन कर सके, जो आज देखने को मिला। शिक्षण कार्य भी सकलांग और दिव्यांग एक साथ कर रहे हैं और समाज में एक साथ जीने का अवसर भी मिल रहा है। अखिल भारत हिंदू महासभा द्वारा बैठक आयोजित की गई। अखिल भारत हिंदू महासभा पूर्वांचल के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं की एक बैठक रथ यात्रा स्थित लक्ष्मी जादवानी के आवास पर आयोजित हुई, जिसमें पार्टी में शामिल हुए नए सदस्यों तथा पार्टी के सम्मानित सदस्यों का स्वागत अखिल भारत हिंदू महासभा के पूर्वांचल अध्यक्ष श्रीकांत पांडे ने किया। अखिल भारत हिंदू महासभा के पूर्वांचल कार्यकारी अध्यक्ष राजीव कुमार पांडे ने पार्टी के गठन, उद्देश्य व आने वाले कार्यक्रमों के बारे में विस्तार से प्रकाश डाला। कार्यक्रम में पूर्वांचल महिला अध्यक्ष सरोजनी महापात्रा, पूर्वांचल कोषाध्यक्ष सुनीता अग्रवाल इत्यादि सदस्य मौजूद रहे। इसी कड़ी में अखिल भारत हिंदू महासभा के द्वारा लड्डू गोपाल का जलाभिषेक किया गया। नगर सहित सभी इकाइयों के अध्यक्षों ने लड्डू गोपाल का जलाभिषेक किया, जिसमें लंका स्थित कार्यालय पर यह कार्यक्रम संपन्न हुआ। बता दें कि कृष्ण मंदिर मथुरा से जलाभिषेक पर रोक के बाद प्रदेश कार्यालय पर जलाभिषेक किया गया है। हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व के द्वारा तय किया गया कि जैसे राम जन्मभूमि मुक्त कराई गई है, आज अयोध्या में श्री रामचंद्र जी के भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है, उसी तरह से श्री कृष्ण जन्मभूमि को भी मुक्त करा के और वहाँ भव्य मंदिर का निर्माण होगा। तो उसी के परिप्रेक्ष्य में आज 6 दिसंबर को जो शौर्य दिवस मनाते हैं, उसी लिए हम लोगों ने तय किया था कि कृष्ण जन्मभूमि पे लड्डू गोपाल जी का अखिल भारत हिंदू महासभा जलाभिषेक करेगी। तो वहाँ पे 144 लगा के पूरे मथुरा को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। इसी परिप्रेक्ष्य में हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व ने ये कहा कि आज जितने भी अखिल भारत हिंदू महासभा के कार्यालय हैं, वो अपने कार्यालय पे जलाभिषेक करेंगे लड्डू गोपाल जी का। इसी क्रम में आज अखिल भारत हिंदू महासभा के पूर्वांचल कार्यालय पर यह जलाभिषेक का कार्यक्रम संपन्न हुआ। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। ककरमत्ता हाईवे पर सरकारी बस की बैटरी में शॉर्ट सर्किट से लगी भीषण आग।
रविवार की देर रात कांग्रेस नेता राहुल गांधी आए वाराणसी। शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने 80 घाट पर मनाया शौर्य दिवस। और दक्षिणी विधानसभा के मध्यमेश्वर मंडल में भाजपा द्वारा चलाया गया स्वच्छता अभियान। तो ये थे आज के समाचार। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।